नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कुछ अपडेट्स आपको हम दे देते हैं ईरान से जुड़ी हुई, क्योंकि ईरान में लगातार जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है उस पर सबकी नज़रें हैं। और अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि आर यूएस स्ट्राइक्स इन ईरान इमिनेंट? क्या ये तय है कि अमेरिका आज नहीं तो कल ईरान पर हमले करेगा, एयर स्ट्राइक्स करेगा? बूट्स ऑन द ग्राउंड तो शायद ना भी भेजे, यानी कि सैनिक टुकड़ियों को ईरान में एक ग्राउंड इन्वेशन के लिए शायद ना भेजे, लेकिन एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो इमिनेंट नज़र आ रही हैं। इसके पीछे की वजहों पर जो है मैं बात करूंगी और आपको ये भी याद दिला दूं कि इसी मसले पर मैंने जो एक वरिष्ठ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं अतुल अनेजा, उनके साथ भी बात की थी। आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं मसलों को समझने के लिए। लेकिन पहले आपको कुछ अपडेट्स दे देते हैं कि इस वक्त ईरान के अंदर जो हैं हालात क्या बने हुए हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, उनके मुताबिक अब धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन लिंक्स है ईरान में, क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से इंटरनेट कॉलिंग, इंटरनेट डेटा, इन सब की ब्लैकआउट की खबरें आ रही थी पिछले कुछ दिनों से। 28 दिसंबर जब से वहाँ पर जो ये करंट फ्रेश प्रोटेस्ट्स हैं उनकी शुरुआत हुई थी और इसे एक क्रांति के रूप में, एक रेवोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा था कि भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला खामेनी, उनके खिलाफ, ईरान के हुक्मरानों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए। तो ये ब्लैकआउट जो है, अब खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे ये उठने लगी हैं, क्योंकि एपी ने अपने रिपोर्ट्स में क्लेम किया है कि उन्हें बहुत सारे ऐसे तेहरान से कॉल्स वगैरह आए हैं जहां लोगों ने उनको जानकारियां दी हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि स्टारलिंक, जो आपको याद हो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, जो ट्विटर के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं, और स्टारलिंक को हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जहाँ इस तरह के हालात में जब रिजीम्स या सरकारें इंटरनेट ब्लैकआउट कर देती हैं, स्टारलिंक की रीच मैसिव बताई जा रही है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि रेड्स हो रहे हैं देखने के लिए कि किन लोगों के पास स्टारलिंक की जो है कनेक्शंस हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी इमेजेस थी जिसके लिए क्रेडिट इलॉन मस्क स्टारलिंक को दे रहे थे कि स्टारलिंक की वजह से ये इमेजेस ईरान के अंदर से बाहर निकल कर आ पा रही हैं, एक ऐसे वक्त में जब हैवी क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं प्रोटेस्टर्स पर। तो जो ये वो खबरें हैं, वो हालात हैं, हालांकि जिनको हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम दिल्ली में हैं, हम ईरान के अंदर मौजूद नहीं हैं और वहाँ बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट या कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी नहीं हैं जिनसे आसानी से बात हो सके। और जो लोग मौजूद भी हैं उनकी हर बात पर, उनकी हर शब्द पर ठीक वैसे ही ध्यान रखा जाता है जैसे कि आप देखेंगे इसराइल में भी जो वहाँ की सरकार है, यानी कि नेतन्याहू सरकार की जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी अपनी जो है डिसइंफॉर्मेशन की एक पूरी की पूरी कैंपेन देखने को मिलती है। तो इस दौरान जो अमेरिका बेस्ड एक ह्यूमन राइट्स एजेंसी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स नेटवर्क है, उनके मुताबिक कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं 28 दिसंबर से, जब से इन ताज़ा वेव ऑफ प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, जिनमें ज़्यादातर दरअसल आम लोग हैं और 100 के करीब जो हैं आपके सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। अब ये रिपोर्ट्स जो आई हैं इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही थी, जो तूफान सा मानो बन रहा था ईरान में, उसे लेकर अब हम एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीरें खामेनी पेश कर रहे हैं। खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने एक मास रैली को मोबिलाइज किया सोमवार को, और ईरान के जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, सरकारी न्यूज़ चैनल हैं, उनकी हैंडल्स से ये तस्वीरें डाली गई हैं। तो दोनों ओर की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, लेकिन संभल कर देखना है कि क्या प्रोपेगेंडा है, क्या सिर्फ नैरेटिव है, क्या हकीकत है। क्योंकि जो इमेजेस प्रोटेस्ट की आई थी उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉशियसली देखिएगा, ये इमेजेस बहुत सारे ऐसी इमेजेस भी हो सकती हैं जो या तो पुराने प्रोटेस्ट्स की हों। ईरान में पहली दफ़ा प्रोटेस्ट की खबरें नहीं आई। 2009 में इलेक्शंस के दौरान जो उस वक्त के कैंडिडेट थे महमूद अहमदीनेजाद, उन्होंने लीड की थी, बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी। 2 साल पहले भी ईरान में बहुत प्रोटेस्ट हुई थी जहां महिलाओं ने कहा था कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हमारी जो है इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का मामला है। और 1979 के पहले जो ईरानियन रेवोल्यूशन की बात होती है उसके पहले वाले ईरान की मांग कर रही थी ये औरतें। लेकिन उनमें से बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कैपिटल्स हैं,
अमेरिका है, यूरोप है, यूके है, जिनके सारे देश कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए, ईरान में डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है, जो यूजुअल वर्ड्स होते हैं जब हम देखते हैं किसी भी देश में रिजीम चेंज हो रहे हों। लेकिन इस तरह के हालात हम देख चुके हैं, वो इराक हो, सीरिया हो, लिबिया हो, जहां वेस्टर्न कैपिटल्स और अमेरिका ने ये कहकर इंटरवीन किया कि हम तो वहाँ के लोगों की आवाज़ को ना दबाया जाए इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन वहाँ हमने देखा कि या तो सिविल वॉर जैसी, गृह युद्ध जैसे हालात बने, या फिर पूरा का पूरा जो मकसद था वो था रिसोर्सेज, माइनिंग, ऑयल, इन तमाम साधनों पर कब्ज़ा करने के लिए, रीबिल्डिंग के नाम पर, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर। तो ईरान में देखिए ऐसा नहीं है कि लोग गुस्से में नहीं हैं। ईरान की इकॉनमी लगातार जो है श्रिंकिंग है। ईरान पे आज कई दशकों से जिस तरीके से दूसरे पश्चिमी मुल्कों की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसका असर भारी रूप से देखने को मिलता है रियाल पर। वहाँ जो यंग लोग हैं उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, औरतों के साथ निश्चित रूप से बहुत ही रिप्रेसिव रिजीम है और माहौल है। और इसे लेकर इनफैक्ट जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं मलाला यूसुफजई, उन्होंने भी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। और मलाला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जाकर उन्होंने काफ़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लड़कियों और महिलाओं की आज़ादी पर लंबे समय से लगे सरकारी प्रतिबंधों से अलग नहीं किया जा सकता, जिसमें शिक्षा सहित सार्वजनिक जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि खुद मलाला जो हैं वो तालिबान की शिकार हुई थी। 2012 में उनको गोलियों से भूना गया था क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी, बच्चों के पढ़ने की अधिकार की बात करती थी, और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन तब से वो पाकिस्तान के बाहर ही हैं, स्वात के बाहर हैं। तो मलाला ने तो एक तरीके से एक्सटेंड किया है। तो बहुत सारे वेस्टर्न कैपिटल्स हैं जो, हाँ, एक लोगों की जेन्युइन आवाज़ है, ईरानियन पीपल की ये रेवोल्यूशन है, दे नीड बेटर रिफॉर्म्स, उनको सुधार चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं इसके बीच में जो अपनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें इजराइल जैसे देश सबसे टॉप के नंबर पर है, या फिर हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जिनके हाल के दिनों के आप अगर हालात देखें कि जिस तरीके से मदुरो को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया जाता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो वो तो अलग ही जो है लेवल पर चल रहे हैं। उनकी पॉलिसी अब आइसोलेशनिस्ट तो नहीं है, उनकी पॉलिसी जो है इंपीरियलिस्ट नज़र आ रही है, जहाँ वो कह रहे हैं कि हम एक सल्तनत बना रहे हैं, अमेरिकी फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देश उनकी कोई किरकिरी कर रहा है, कोई उनकी निंदा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है वो उन्होंने साफ कर दिया है कि उससे वो खुद को सीमित नहीं करेंगे, उन पर जो है वो लिमिटेशंस नहीं डालेंगे। तो ईरान के अंदर एक तरफ जहाँ पर जेन्युइन प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों की निश्चित रूप से जाने गई हैं, वहीं पर ईरान ने एक्चुअली वेस्टर्न कैपिटल्स के कुछ एम्बेसडर्स को, राजदूतों को बुलाकर एक प्रेजेंटेशन दिया और ये कहने की कोशिश की कि देखिए, ये जो लोग दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आम लोग नहीं हैं, वो टेररिस्ट्स हैं, वो आतंकवादी हैं, वो बाहर से इन्फिल्ट्रेट होकर आए हैं। ये प्लॉट तो आपने सुना होगा, ये आजकल बहुत सारे देशों में इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पे भी जब लोग जाकर किसी सही मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते हैं तो तुरंत जो है उनको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये तो देशद्रोही हैं, उन पर सेडिशन के आरोप लगा दिए जाते हैं। तो ईरान में तो इससे कहीं गुना ज़्यादा जो है रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ उन्होंने उन कैपिटल्स को बुलाकर जो है ये कहा कि भाई, ये लोग आम लोग नहीं हैं, ये दरअसल टेररिस्ट्स हैं। खामेनी ने उधर जो है अपने विजुअल्स दिखाए कि देखो, जो अपनी मास स्ट्रेंथ है मेरी वो मौजूद है, लोग मेरे समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, महा रैली कर रहे हैं। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास आरागची, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, डिप्लोमेसी के लिए तैयार है। अमेरिका के जो विशेष राजदूत हैं इन तमाम रीजन के लिए, स्टीव विटकॉफ, उनको कहा है कि भाई हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प शायद ईरान को इसके पहले कुछ महीनों के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बनकर आए राष्ट्रपति पिछले साल, उन्होंने कुछ वक्त के लिए दिया था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जब ईरान और इजराइल के बीच में जब लड़ाई छिड़ी पिछले साल, तो अमेरिका ने जाकर बाकायदा जो है ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला किया। और डोनाल्ड ट्रंप के आपके पहले टर्म में आपको याद दिला दे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसी जो अमेरिका, हम जिसे कहते हैं P5+1, जो एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट की बात हो रही थी, JCPOA की बात करते हैं हम ईरान के साथ में, कि ईरान पर कैसे उनकी सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो, उस पर IAEA के वॉच डॉग्स हो, उस बाबत जो बातचीत चल रही थी पश्चिमी देशों के साथ में, ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में उससे पुल आउट कर लिया था। सो ट्रंप वॉकड आउट ऑफ इट। तो अब अगर वापस से उस पर बातचीत करना चाह रहे हैं तो वो बड़ी स्थिति जो है थोड़ी सी मुश्किल है। दूसरा, आपको याद हो कि कासिम सोलेमानी, ईरान के जो हैं टॉप कमांडर,
उनकी जिस तरीके से हत्या की गई थी, जिन उनको पूरी तरीके से है न्यूट्रलाइज कर लिया गया था, वो भी ट्रंप के फर्स्ट टर्म में हुआ था। तो ट्रंप क्या कुछ कर सकते हैं इसको लेकर वहाँ इस रीजन में जानकारी है, और अब ट्रंप के धमकियों को कोई हल्के में नहीं लेता, उसे एक मजाक के तौर पर नहीं लेता, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं अपने आप में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपनी नंबर्स को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर, कि वो जो कह रहे हैं, एक शुरुआती दौर था जब हमें लगता था अरे क्या है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ये पागलपंती वाली बात है, अब कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है जब वो धमकी दे रहे हैं। ग्रीनलैंड भी नहीं ले रहा है, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का ऑटोनोमस टेरिटरी है, और वो जब कह रहे हैं कि आई वांट ग्रीनलैंड, बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो ये साफ कर रहे हैं। उस पर भी एक ब्लॉग है। तो ये तमाम जो फॉरेन पॉलिसी के ब्लॉग्स हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। एयर स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से इमिनेंट निश्चित रूप से नज़र आ रही हैं, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब वो पिछले साल भी नहीं झिझके थे परमाणु इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए, इस साल तो अभी उनको इतने सारे दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है, और लोग ये एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं कि अमेरिका को कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। ट्रंप शायद नहीं चाहेंगे कि एक फॉरेन टेरिटरी पर एक दूसरे युद्ध की शुरुआत हो, वॉर की शुरुआत हो, जिसमें अमेरिकी बॉडी बैग्स आए, क्योंकि ईरानियन जो फोर्सेस हैं वो कमज़ोर ज़रूर हुई हैं पहले से, लेकिन टूटी नहीं हैं। IRGC इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, अफगानिस्तान की तरह नहीं है जहां आप टेररिस्ट से लड़ रहे थे, यहाँ तो एक स्टेट फोर्स के साथ आप लड़ेंगे जो आपकी नज़र में टेररिस्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर अमेरिकी ट्रूप्स उतरते हैं तो निश्चित रूप से बहुत हैवी कैजुअलिटीज़ होंगी। उसके लिए अमेरिका इस वक्त जो है मुझे नहीं लगता है कि तैयार होगा। और अमेरिका में एक जेनजी का एक बड़ा तबका है, हाल के दिनों में जो पोल्स हुए हैं कार्नेगी इंटरनेशनल वगैरह की तरफ से, उसमें देखा गया है कि वो लोग पैलेस्टीन पर ट्रंप सरकार के स्टैंड से अलग नज़रिया रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका डिसंगेज करे दुनिया भर के साथ, लेकिन वो ये भी नहीं मानते कि अमेरिका का जो है बिल्कुल मिलिट्री माइट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट माइट होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक आखिरी अपडेट आपको बता दूं इस खबर से जुड़ी हुई, उन्होंने अब ये भी कह दिया है, इसके पहले की स्ट्राइक्स को तो वो कह ही रहे हैं कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ मैं, और मिलिट्री जो ऑप्शंस हैं वो देख रहे हैं, वो डायलॉग चल रही है उनके अपने पेंटागन में अपने तमाम जो है कमांडेंट्स के साथ में। लेकिन एक 25% का टैरिफ उन्होंने अनाउंस कर दिया है। ये कह दिया है कि जो भी देश आज ईरान के साथ कोई भी बिजनेस डीलिंग कर रहा है उन पर यह 25% टैरिफ तुरंत प्रभाव से लगाया जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं, जिनके जवाबों का इंतज़ार है, क्योंकि भारत पर ऑलरेडी 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जिसमें 25% टैरिफ इसलिए लगाया था क्योंकि भारत रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा था रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत होने के बाद से। अब अगर ये 25% भी लागू होता है, क्योंकि ईरान के साथ फार्मास्यूटिकल्स कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ट्रेडिंग होती है, ईरान के साथ जो ऑयल की खरीदारी थी वो भारत ने शून्य कर दिया था ट्रंप के फर्स्ट टर्म में, ट्रंप के दबाव के तहत। लेकिन अभी भी ईरान के साथ सिविलाइजेशनल टाइज हैं, भारत में शिया मुस्लिम्स की बड़ी जो है पॉपुलेशन है, और ईरान के साथ फार्मा की ट्रेडिंग होती है, चाबहार पोर्ट में भारत का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो अब इस एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। स्ट्राइक्स जहाँ तक हमारा इंस्टिंक्ट है होगा ज़रूर, भले ही आज नहीं तो मंथ के आखिरी में, थोड़े सी दिनों के बाद में, बिकॉज इस मौके को जाने तो नहीं देंगे। एट द मोमेंट भले ही तेहरान ये ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो लेटेस्ट क्राइसिस है, जिसे 1979 के बाद 2009 के बाद एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, उसे डिफ्लेट कर दिया जा रहा है। तो चारों तरफ से प्रोपेगेंडा और नैरेटिव्स की बैटल है। आप जो भी खबरें देखें, जो भी खबरें शेयर करें, संभल कर देखें, फैक्ट चेक करने की कोशिश करें, और हम इस स्थिति पर जो है लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और अपडेट्स आगे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए अलर्ट्स के लिए। नमस्कार।